Hello everyone, welcome to Cambridge PU College of Science and NEET Academy. Today we'll discuss the important topics of the NEET Physics paper. तो important topics जो NEET के आने वाले हैं फिज़िक्स के, उसमें से important फॉर्मूले और important questions डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए थे और ये ईयर संडे के दिन के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस. यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, फर्स्ट नंबर 1 तो डायमेंशनल फॉर्मूले के क्वेश्चंस आते हैं. डायमेंशनल फार्मूले किसका भी अगर डायमेंशनल फार्मूला आ गया तो हमारा जो जनरल फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला लिख के उसको सॉल्व करना. फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के का डायमेंशन पूछा तो आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है ना, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², इधर से आपको K के लिए सॉल्व करना है. K = FR² डिवाइडेड बाई Q1 Q2. तो यहाँ से डायमेंशन निकल जाता. कैसे निकल जाता? ये फोर्स न्यूटन में मेजर होता और फोर्स का आपको मालूम है mL/T-2 होता और ये R क्या है, L² होता और चार्ज क्या है, AT का होल स्क्वायर होता. तो इधर से आपको डायमेंशन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बोला. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, F = QE. तो E = F/Q. यहाँ से आप निकाल सकते हैं. यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है A/T. तो इसी तरीके से आपका नंबर 1 क्वेश्चन तो आ गया डायमेंशनल फॉर्मूले के. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता ये एरर के. एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी क्वेश्चन आते हैं. एरर का क्या आता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट टाइम आया था कि एक क्वांटिटी है वो डिपेंड करती A² B³ एंड C × D पे, और A में चेंज है 1%, चेंज इन A = 1% एंड B is 2% एंड C is 3% एंड D is 4% बोल के. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे A² है ना, तो इसके लिए क्या करना, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा A/A प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस डेल्टा D/D, ऐसा आपको करना है. और डेल्टा A/A ये गिवन रहता 1%, तो 2 × 1 प्लस डेल्टा B/B गिवन रहता ये 3 × 2% प्लस डेल्टा C/C 3 प्लस डेल्टा D/D 4%. तो ये पूरे ऐड कर लेना, 2 + 6 + 3 + 4 ये परसेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला. ठीक है, Z क्वांटिटी डिपेंड है किस पे, A, B एंड C पे यहाँ पे दिया हुआ है. तो इसका कैसा आएगा आंसर, यहाँ पे हमको करना है P × डेल्टा A/A प्लस Q × डेल्टा B/B प्लस R × डेल्टा C/C. ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एरर्स के भी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैं रब कर देता हूँ. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं स्क्रू गेज के, वर्नियर कैलिपर के, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं. एरर के क्वेश्चंस आते हैं इधर से और डायमेंशनल फार्मूला के. तो देखो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी क्वेश्चन आते हैं. एडिशन में क्या करना है आपको, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद उस पर करना है. फॉर एग्जांपल 1.25 और 0.326 को अगर ऐड करना है तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद उसमें करना है. और प्रोडक्ट में कैसा करना है, फॉर एग्जांपल 3.2 × 5.768. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उसमें आंसर करना है हमारे. प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं और सम में पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो लेते हैं. ठीक, नेक्स्ट है वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज के क्वेश्चंस. वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 MSD - 1 VSD. 1 VSD मतलब क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन. ये आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं इसको. इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप. यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर स्केल कितना होता, हमेशा याद रखना. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल होता 0.01 सेंटीमीटर. ठीक,
अगर इसको mm में ले रहे हैं तो 0.001 मिलीमीटर आता। सिमिलरली लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज कितना रहता? 0.001 सेंटीमीटर और 0.0001 मिलीमीटर। ठीक, ये है लीस्ट काउंट। आंसर देखना, अगर mm में आंसर दिया हुआ है 3 पॉइंट्स है और क्वेश्चन वर्नियर स्केल का है तो आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आते हैं करेक्ट, अगर mm में दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आता है, क्वेश्चन अगर वर्नियर स्केल का रहा। अगर क्वेश्चन स्क्रू गेज का रहा तो सेंटीमीटर में आंसर है तो 3 पॉइंट्स आते हैं पॉइंट के बाद, और अगर mm में रहा तो 4 डिजिट्स आते हैं पॉइंट के बाद। जिस भी आंसर में 4 पॉइंट्स है वो आपको टिक कर देना है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे ये पूरा रब करना पड़ता। क्लियर द कैनवस, ये हो गया है। सॉरी, इसको अंडू कैसा करते हैं, ये अंडू करेंगे। हाँ, इसको रब करना पड़ता अब हमारे को। क्लियर ऑल स्ट्रोक्स करे तो जाता क्या? हाँ, यस। नेक्स्ट देखेंगे जो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। सबसे इजी जो स्कोरिंग वाला टॉपिक रहेंगे ना वो काइनेमेटिक्स ही रहेगा। क्यों? नंबर 1, इसमें एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आता। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम है आपको, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्वेश्चन लास्ट टाइम कैसा आया था? बिटवीन 2 पॉइंट्स हाफ डिस्टेंस v1 से चला और बाकी का हाफ डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ v1 से चला, तो एवरेज स्पीड बताओ बोल के क्वेश्चन आता। ठीक, ये टाइम इक्वल है, ये भी टाइम इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता। यहाँ से यहाँ तक भी डी रहता, यहाँ से यहाँ तक भी डी रहता। इक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर इक्वल टाइम ट्रैवल करता तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल रहता, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल रहता। अब कौन सी भी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दी हुई रहती, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम से डिस्टेंस निकाल लेना। अगर स्पीड नहीं दिया हुआ है तो स्पीड के लिए डिस्टेंस बाई टाइम से निकाल लेना। ऐसा आप फॉर्मूला निकाल लेना। वैसे वी एवरेज का फॉर्मूला 2 के लिए आता 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक, ये डायरेक्ट एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें इक्वल डिस्टेंसेस बोला तो डी इक्वल करना है उसको, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नहीं तो बेटर है यही फॉर्मूले से करना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाता 2d। ठीक, और टोटल टाइम यहाँ पे अगर नहीं दिया तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड निकाल लेते हैं। तो उसी इससे डिस्टेंस बाई स्पीड से यहाँ पे d बाई v1 प्लस d बाई v2 से हम सॉल्व करते हैं इसको। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या है? v इंस्टेंटेनियस क्या रहता? dr बाई dt या ds बाई dt जो भी आपको दे दे, या फिर dx बाई dt, मतलब डिफ्रेंशिएशन हमारे को करना है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का कैसा आता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ए इंस्टेंटेनियस कैसा रहता है? ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज चाहिए हमारे को, एवरेज चाहिए एक्सेलरेशन, अगर एवरेज हमारे को चाहिए तो क्या लेना पड़ता? एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, या फिर डेल्टा टी भी ले सकते हैं। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता हर बार नीट में। कौन सा क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक, अगर इसको रब कर देंगे तो क्या आएगा? हाँ, सॉरी, ये नेक्स्ट वाला नया ले लेंगे। हाँ, फॉर एग्जांपल ये x पोजीशन है
और v वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन है। ठीक, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए और x का इक्वेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो v इज इक्वल्स टू होता dx बाई dt। हमारे को गिवन x है और फाइंड आउट v करना है। ठीक, आगे जा रहे हैं हम, तो हमको क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएशन करना पड़ता। और हमारे को v दिया हुआ है, a फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा, तो उल्टा अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता। कैसा करते हैं, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a d। सिमिलरली अगर हमारे को वेलोसिटी दिया हुआ है और x फाइंड आउट करो बोल रहा, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इंटीग्रल v dt हो जाता। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता जो एक्सेलरेशन के लिए है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो ये आता dv बाई dt, ठीक, और एक फॉर्मूला आता v dv बाई dx। ये एक फॉर्मूला भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला एक आता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया इसके। और उसके बाद मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन आते हैं। हर बार इक्वेशन ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आ रहा। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन जो ये आ रहा, देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मालूम है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी से हमारे को क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा तो a नेगेटिव लेना आपको। ठीक, वेलोसिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो u नेगेटिव लेना। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लेने के लिए वजह से क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं, तो केयरफुल रहना है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे कि एक बॉय है, वो ऑन द टॉप ऑफ ब्रिज ठहरा हुआ है और वो जो है सुना ऊपर बॉल प्रोजेक्ट करा, तो हाइट ऑफ द ब्रिज हमारे को फाइंड आउट करना है। इस केस में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, वो उसको नेगेटिव लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट जो है सो ना नीचे की तरफ का नाप रहे हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होती है। तो ये माइनस प्लस का हमारे को माइंड में रखना है। ठीक, और एक एवरेज का है, अगर इनिशियल और फाइनल मालूम है तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम से करते हैं। और nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ये n क्या है, ये nth सेकंड में, जैसे कि सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में a एक्सेलरेशन है और u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसको फिर से रब कर देना पड़ता मेरे को, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट है, हाँ, डिफरेंट जो ग्राफ्स है ना, ग्राफ भी हमारे को देखना पड़ता। ग्राफ देखेंगे कौन से टाइप के हैं जो ग्राफ है। देखो जो 3 ग्राफ आने वाले हैं ना, वो है x वर्सेस t का ग्राफ, और दूसरा ग्राफ है v वर्सेस t का ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ है a वर्सेस t का ग्राफ। लास्ट टाइम क्या करा था मालूम है, a वर्सेस t का ग्राफ दिया था और v वर्सेस t में कन्वर्ट करो बोल के बोला था। ठीक, तो देखो अगर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन 0 है तो कैसा रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसा रहेगा। ये पहला कंडीशन देखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट वाला। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है मालूम है, ऑन द एक्स एक्सिस ही आता, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन रहता v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनिशियल भी वही रहती, फाइनल भी वही रहती, तो फॉर एग्जांपल 5 माइनस 5 कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा आ जाता। v कांस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस आता, v कांस्टेंट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऐसा आता। ठीक, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये ग्राफ ऐसा आता, v कांस्टेंट रहा। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहा तो कैसा आता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहा तो ये वाला ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये वाला ग्राफ ऐसा स्ट्रेट आता। ठीक, ये वाला ग्राफ ऐसा आता और ये वाला ग्राफ ऐसा आता। 0 एक्सेलरेशन रहा तो कैसा आता, 0 एक्सेलरेशन रहा तो 0 एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो पहला वाला बताया था ना मैं, एक्सेलरेशन वाला यहाँ पे और इधर ऐसा वाला आता और इधर ऐसा वाला आता, वही सेम रहता है इसका। ठीक, ये 2-3 आपको
ग्राफ्स आ जाना, x वर्सेस t का ग्राफ, v वर्सेस t का ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस t का ग्राफ, ये आ जाना है। ग्राफ में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, ये है डिफरेंट ग्राफ्स, मोशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये आपको आ जाना है। नेक्स्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? यही देखो, पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या रहता मालूम है, अगर हम किसी हाइट से g को नेगेटिव भी मान सकते हैं, बहुत सारे केसेस में g नेगेटिव लेते हैं, और इस g को पॉजिटिव भी मान सकते हैं। अगर नेगेटिव माने तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो चेंज हो जाता v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी में। ठीक, और ये हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, हाइट हो जाता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन चेंज हो जाता है किसमें, हाइट इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप वाला केस है, ड्रॉप वाला केस है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती, तो ये u इंटू टी ये जीरो हो जाता, उसी तरीके से ये जीरो हो जाता, तब वेलोसिटी चेंज हो जाती माइनस जी टी में, और इधर हाइट चेंज हो जाती माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में। ठीक, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, चेंज हो जाता किसमें, इसमें एक्सेलरेशन माइनस जी बन जाता और s बन जाता h, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच बन गया। अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसकी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू जी एच, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। कौन से केस में? ये फ्री फॉल के केस में आता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अदरवाइज अगर फ्री फॉल नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी दिए हुए हैं, तो ये वाले इक्वेशंस करेक्ट हैं, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इसको क्लियर कर देंगे, क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, क्लियर ऑल स्ट्रोक्स। ये वाला देखो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। अगर हम नीचे से कोई एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, समझेंगे, नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें u वेलोसिटी से, ठीक, और ये यहाँ तक रीच हो गया और वापस आ गया, तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई टू जी। किसकी वजह से आया? जो पिछला वाला है ना, उसी की वजह से आया। ठीक, सिमिलरली टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम टू सेम रहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जाने वाला टाइम और यहाँ से यहाँ तक के आने वाला टाइम दोनों सेम रहते हैं। तो अप जाने वाला टाइम u बाई जी रहता और डाउन वाला टाइम भी u बाई जी ही रहता। तो टोटल टाइम कितना हो गया जाने का और आने का टाइम? तो t टोटल इज इक्वल्स टू u बाई जी प्लस u बाई जी कितना होता? 2u बाई जी होता। ठीक, 2u बाई जी होता। ठीक, ये वाला है। तो एच मैक्स का एक फॉर्मूला, टाइम अप और टाइम डाउन का ये फॉर्मूला याद रहना। ये सेम फॉर्मूले आपको प्रोजेक्टाइल में भी काम में आता है, प्रोजेक्टाइल में भी। खाली वहाँ पे जो है सो ना, जो ऊपर वाली वेलोसिटी है ना, u वाई वाली वेलोसिटी, वो u साइन थीटा रहती है, बस इसकी जगह पे u की जगह पे u साइन थीटा अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपको ये प्रोजेक्टाइल में भी काम में आया था, सेम टू सेम फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करते हैं? क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, इसको मूव कर देंगे। अच्छा, ये इसके लिए आ गया, हाँ, ये वाला आ गया। देखो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। इधर से एक क्वेश्चन आपको हर साल कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा। कौन सा क्वेश्चन आ रहा? या तो हाइट का एच मैक्स का क्वेश्चन आ रहा, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन आ रहा, या तो रेंज का क्वेश्चन आ रहा। ये तीन में से एक ही क्वेश्चन आता, आपको तीनों फॉर्मूले यहाँ पे देख लेना है। इधर देखो, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी, जो वाई वाली वेलोसिटी रहती ना, वो जीरो रहती। इनिशियल अगर इसको u से प्रोजेक्ट करें ना, तो इसकी इधर वाली वेलोसिटी रहती u cos थीटा, अगर ये थीटा कंसिडर करें। प्रीवियस से प्रीवियस ईयर क्या दिया था मालूम है? थीटा इधर वाला दे दिया था, तो जब जिधर थीटा रहता उधर की वेलोसिटी cos में रहती। अब इधर थीटा है, हम ये वाला थीटा कंसिडर कर रहे हैं, तो इधर की वेलोसिटी u sin थीटा। ठीक, और यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मूला रहता, रेंज का फॉर्मूला रहता x की वेलोसिटी इंटू टाइम। तो टाइम क्या रहता? अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u बाई जी। तो ये u कौन सा है? u y वाला वेलोसिटी है, तो टाइम क्या हो जाता? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। अब ये टाइम वाला फ्लाइट हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी हो गया। ठीक, तो अब ये टाइम इसमें पुट कर दिए, x की वाली वेलोसिटी मालूम है हमारे को, तो r इज इक्वल्स टू रेंज हो जाता है। x की वेलोसिटी कौन सी है? ये वाला u cos थीटा। तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। इधर देखो, 2 यहाँ पे है, u cos थीटा, तो u स्क्वायर
कॉस थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू हो जाता 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे देखो ये u² छोड़ देंगे तो 2u साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता, वो होता साइन 2 थीटा। तो u² साइन 2 थीटा बाई जी हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। और एच मैक्स का फॉर्मूला देखो, एच मैक्स का फॉर्मूला u² बाई 2g। ये फॉर्मूला हम थोड़ी देर पहले देखे थे। u² बाई 2g क्या है, u की वैल्यू है u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। u हम सिर्फ ये वाली वेलोसिटी ले रहे हैं जो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो देखो u साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये इसका एच मैक्स का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले में से कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, होपफुली नहीं आता, क्योंकि हर बार यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना रहना है, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल रहना है 45 डिग्रीज। ठीक, और हाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, h बाई आर इज इक्वल्स टू 1/4 tan थीटा, या tan थीटा बाई 4 भी हम बोल सकते हैं, या फिर 4h इज इक्वल्स टू आर tan थीटा भी याद रख लिए तो आ जाता। ये रेंज और हाइट के बीच में का रिलेशनशिप। ठीक, प्रोजेक्टाइल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से आ रहे हैं हर बार क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, इसको पहले रब कर देंगे, क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट वाला नहीं आया अभी, हाँ ये आ गया। कौन सा है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। तो देखो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में हर बारी क्या हो रहा मालूम है ये एटवुड मशीन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर इसको पुली ब्लॉक सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें से 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करना बोलता। क्या फाइंड आउट करना बोलता है, एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और दूसरा टेंशन। अगर स्ट्रिंग सेम है ना, पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेम है ना, तो टेंशन सेम रहता। इसका जो इसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता मालूम है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या रहता है इसका, m2 की जगह पे नीचे इधर m2g लगते रहता और इधर एक फोर्स लगते रहता m1g। तो नेट फोर्स कितना होता है, m2g माइनस m1g। तो इसका एक्सेलरेशन देखो m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2। तो ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया, g कॉमन ले लिए तो a इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। तो टेंशन क्या है, टेंशन इसका याद रखना डायरेक्ट, अदरवाइज अगर आप निकालने जाएंगे तो काफ़ी देर लग जाता। 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, ये टेंशन डायरेक्ट याद रखना। या तो यहीं से क्वेश्चन आता, या तो एक इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन आता। इंक्लाइंड प्लेन वाला अगर स्मूथ रहा तो या फ्रिक्शन पीछे नहीं लेना है, अगर स्मूथ रहा तो, अगर रफ रहा तो फ्रिक्शन लेना है। ठीक, तो देखो इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, ये इधर मूव हो जाता क्या, हाँ इसको इधर मूव हो जाता। तो समझेंगे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, समझेंगे यहाँ पे एक इसका एंगल थीटा है। ठीक, और इस पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। इसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं ना, एक फोर्स नीचे की तरफ लगता जिसको हम mg बोलते हैं। ठीक, और एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लगता और एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लगता। ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाता, ये mg cos थीटा होता, और इधर वाला फोर्स लगता है mg sin थीटा। ठीक, इसका एक नॉर्मल ऊपर लगता है इस डायरेक्शन में। अगर ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ है, तो इसका म्यू 0 रहता। अगर रफ रहा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता, पीछे की तरफ यहाँ पे फ्रिक्शन लगता, तो फ्रिक्शन की वैल्यू रहती म्यू इंटू एन। ठीक, एन किसके बराबर है, यहाँ पे देखो एन mg cos थीटा के बराबर है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू इंटू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू f हो गई। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा फाइंड आउट करते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं फोर्स बाई मास, नेट फोर्स बाई मास। नेट फोर्स कितना होता, इधर देखो, क्योंकि अगर ये ब्लॉक इधर स्लाइड होना ना तो ये वाला फोर्स ज़्यादा रहता, किसके कंपैरिजन में, ये फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाता mg साइन थीटा माइनस ऊपर वाला फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू mg cos थीटा के, तो म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास m। अगर मास कॉमन निकाल लिया मैं ऊपर तो मास कैंसिल हो जाता, ये इसका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आता। ये 2 आपको माइंड में रखना है, एक तो अगर ये रफ रहा तो इसका म्यू रहता, अगर स्मूथ रहा तो म्यू 0 रहता। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखो, हाँ अगर इसको हम निकाल देंगे तो क्या होता, ये क्लियर ऑल स्ट्रोक्स। चल
शायद ये कुछ चला गया है। हाँ हाँ, यहाँ से देखें तो देखो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में चल रहा और थीटा एंगल कवर कर लिया अगर, और ये डिस्टेंस आर है, तो इसका ये जो एस डिस्प्लेसमेंट है ना, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, और ये थीटा किस में रहना है, थीटा रेडियंस में रहना है। ठीक, एक इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहती ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वो रहती थीटा अपॉन टी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा का भी डायरेक्शन डिपेंड करता है कि एंगल किधर जा रहा। फॉर एग्जांपल इधर से इधर जा रहा तो हम इसको ऐसा मूव करते हैं और थीटा का डायरेक्शन बाहर की तरफ बताते हैं। ठीक, तो अगर हमको ओमेगा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी थीटा बाई टी टी। ठीक, इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आता अल्फा, तो वो हो जाता डी ओमेगा बाई डी टी। इसका एवरेज भी आता, इसका भी एवरेज आता, तो ओमेगा एवरेज कितना होता हो, इसी का फाइनल देखो, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और अल्फ़ा ये इंस्टेंटेनियस वाला है, अगर अल्फ़ा एवरेज चाहिए तो आपको ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, और इसके अंदर जो ओमेगा रहता ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ आता। ठीक, और इसके अंदर और एक जो एक्सेलरेशन है, टोटल इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आते हैं। एक ये जो अल्फ़ा है ना, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है, एक नेट एक्सेलरेशन रहता है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है। तो यहाँ पे देखो जो ये है रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में का रिलेशनशिप क्या है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। ये दो रिलेशनशिप हमारे को मालूम रहना है। और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर। ये 3 एक्सेलरेशन है। एक रहता नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन ए नेट रहता अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आपको आता। तो ये जनरल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर तो नहीं जाता। हाँ, बोलता कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इसमें घूम रहा और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही, तो एक एक्सेलरेशन तो हमेशा जो है सो ना टुवर्ड्स द सेंटर रहता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर रहता 80, तो इसका नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहता। ठीक, अगर इसकी वेलोसिटी घट रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहता। ठीक, तो इसका नेट एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर है। ठीक, यही क्वेश्चंस हैं, बस इसी से ही सारे आपके क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं इसके सर्कुलर मोशन के। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ इसको पहले क्लियर कर लेंगे, क्लियर ऑल स्ट्रोक्स। चलिए, वर्क पावर एंड एनर्जी, हर बारी वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्क के, पावर के, एनर्जी के। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स कितना है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे या फिर इसका कॉस फॉर्म देखेंगे तो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स क्या रहता है, DW इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। अगर इंटीग्रेट कर दिए तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस आता। अगर फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स रहा तो ये वाला फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स रहा तो ये वाला फॉर्मूला। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग एंगल पे है तो उसका कॉस थीटा हम ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मोमेंटम इतना इंक्रीज कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होता। तो देखो हमारे पास एक मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू mv, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी को ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये m से m स्क्वायर हो जाता, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई m स्क्वायर v स्क्वायर, मतलब mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक, इसको हम छोटा कर लेंगे, साइज थोड़ा छोटा करेंगे क्या, हाँ 2। तो देखो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर बाई 2m। ठीक, तो अब 2m इधर आ गया तो p इज इक्वल्स टू हो जाता अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशनशिप है इसका। ठीक, अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप अगर डायरेक्ट हम ये देखें तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट
के आता, या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ठीक, ये है। फिर उसके बाद ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा पूरे नीट में तो दो इससे लॉस से सॉल्व हो जाता। एक या तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो जाता या नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दो से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हैं, कितना भी डिफिकल्ट होने या डायमेंशन से सॉल्व हो जाता। तो देखो हम बोल रहे हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कौन से फोर्सेस हैं? ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं ना वो सारे के सारे फोर्सेस है। इसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ गए, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है ना वो पूरे फोर्सेस इंक्लूड करके। अगर कंजर्वेटिव एक ही फोर्स काम कर रहा तो W इज इक्वल्स टू आप डेल्टा के ही लिख सकते हैं। डेल्टा के ही आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर। इधर से अगर हम हाफ m कॉमन लेंगे तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता। ये देखो ये जो फॉर्मूला है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है और स्यूडो फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं सारों को मिला लिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, इसको पहले क्लियर कर लेंगे, क्लियर ऑल स्ट्रोक्स। यहाँ देखें द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय एन एजेंट। ये सिंपल है, पावर का फॉर्मूला जो है सो ना डायरेक्ट आप याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से लास्ट नीट में क्वेश्चन आया था। ये पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला है। वैसे पावर जो है सो ना रेट ऑफ वर्क डन है, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वर्क डन बोलते हैं। P इज इक्वल्स टू dW बाई dt भी बोलते हैं, P इज इक्वल्स टू dW बाई dt। ये भी हम पावर कंसिडर करते हैं। ठीक, अब वर्क जो है ना, वर्क इज इक्वल्स टू, अभी हम पढ़े फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fs डिवाइडेड बाई dt। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फोर्स बाहर आया था, P इज इक्वल्स टू ds बाई dt। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है ds बाई dt क्या है? ds बाई dt हमारा वेलोसिटी है। कैसा मालूम हुआ? आप ds बाई dt ले लो, dx बाई dt ले लो या dr बाई dt ले लो, वो वेलोसिटी हो जाता है। तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या आया था? x का इक्वेशन दे दिया था टाइम के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में x का इक्वेशन दे दिया था टाइम के टर्म्स में, और फोर्स फाइंड आउट करो बोला था, सॉरी पावर फाइंड आउट करो बोला था, फोर्स क्वेश्चन में दे दिया था। तो वेलोसिटी हम क्या करते हैं? dx बाई dt से वेलोसिटी निकाल लेते हैं और फोर्स को कर लेते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को आप dx बाई dt लिख सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम का ऐसा क्वेश्चन आया था आपको, आपके बार भी होपफुली के इसी फॉर्मूले में से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, सेलेक्ट। हाँ, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। प्रीवियस टाइम्स में भी हर बारी सेंटर ऑफ मास ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला क्या है? RCM, सेंटर ऑफ मास। RCM इज इक्वल्स टू क्या होता? M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर जितने मासेस है उतने, तो इसमें से R क्या है? पोजीशन, R पोजीशन है, R2 भी पोजीशन है, R3 भी पोजीशन, ये पूरे पोजीशन है। RCM इज इक्वल्स टू, ठीक। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी से बोल के पूछा, जैसे कि यहाँ पे M1 मास है और यहाँ पे M2 मास है, ठीक, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस R है। M2 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? तो आप क्या करते हैं मालूम है? M2 का R2 जीरो कर देते हैं। जैसे कि इसका सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 है, ठीक। तो अगर M2 से सेंटर ऑफ मास मेरे को फाइंड आउट करना है, तो M2 से M2 कितना दूर है? जीरो दूर है, तो ये वाला टर्म चला गया। तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, आंसर आ जाता है। वाई में x में अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तो आपको मालूम है। अगर x सेंटर ऑफ मास हमारे को फाइंड आउट करना है तो M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, या फिर y से सेंटर ऑफ मास y में फाइंड आउट करना है तो M1y1 प्लस M2y2 प्लस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन A। ये जो है सो ना कोलिजन के क्वेश्चंस हैं, कोलिजन के क्वेश्चन से इम्पैक्ट के बाद और इम्पैक्ट से पहले। फॉर एग्जांपल दो मासेस हैं,
ये m1 मास है और ये m2 मास है, ये इनिशियल u1 वेलोसिटी से चल रहा और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा, और ये भी मासेस तो सेम ही रहते हैं m1 m2, लेकिन इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, ये बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन है, ये इन दोनों कोलाइड करे, कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक, तो E हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, E क्या रहता, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या रहता, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि बाद में की वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी और पहले की वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u, ये इसका ये हो जाता। तो अब बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होती, बाद में इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती, इनिशियल मोमेंटम प्लस m2e, e क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसमें देखो 2-3 आता, एक रहता परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और एक रहता परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल्स टू 1 रहता, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल्स टू 0 रहता। तो जनरल इन इलास्टिक कोलिजन में E कितना रहता, जनरल इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू जो है ना 0 और 1 के बीच में रहता, 0 से ज़्यादा और 1 से कम रहता, सॉरी। तो E का वैल्यू है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक, इन इलास्टिक कोलिजन में। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेकंड वाला, अगर हमारे को वेलोसिटी चाहिए तो इनिशियल मोमेंटम दोनों में भी रहता, ये मास पहले वाले का लेते हैं, और u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक, यहाँ पे अगर पहले वाली की वेलोसिटी चाहिए इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 इंटू ई, u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, ये है बाद में की वेलोसिटी v1 एंड v2। नेक्स्ट देखेंगे क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, फिर सिलेक्शन, फिर हो गया नेक्स्ट। हाँ, रोटेशनल मोशन में हर बार हमारे क्वेश्चंस किसके आ रहे हैं, देखो रोटेशनल मोशन में हर बार हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस का, यहाँ पे देखो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में हमेशा याद रखना सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो, तो किसका ज़्यादा रहता, हॉलो का ज़्यादा रहता। इन दोनों में एक में 2/5 है, एक में 2/3 है। ठीक, तो ये 2/5 कम वैल्यू है और 2/3 ज़्यादा वैल्यू है, तो दोनों को याद रखने के लिए हॉलो का ज़्यादा रहता। क्यों हॉलो का ज़्यादा रहता, क्योंकि मास जो है ना सेंटर से दूर रहता, जितना दूर रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा रहता। ठीक, नेक्स्ट है एक रिंग का, तो रिंग का जनरली आपको हो सकता है कि सेंटर ऑफ इससे पूछे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका मालूम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता mr²। अगर यहाँ से हमारे को फाइंड आउट करना है तो इसमें और एक mr² ऐड कर देते हैं। ठीक, ये क्या है, पासिंग थ्रू एनी कॉर्नर पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे पैरेलल आता है ये वाला इसका। तो इसमें कैसा करते हैं, इसका अगर इसको हम d माने तो id इज इक्वल्स टू mr² प्लस mr²। ठीक, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हमारे को इसके प्लेन में ही हमारे को पूछा तो कितना आता, वो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आप निकाल ले सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता, अगर ये i है और ये i है, इसको ix और iy और ये इसका जो परपेंडिकुलर आता है यहाँ से उसको अगर i हम z बोलें तो क्या होता, इसका जो iz इज इक्वल्स टू ix प्लस ix, तो iz इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ix, तो ix इज इक्वल्स टू होता iz/2। तो अगर इसके प्लेन में डायमीटर अलॉन्ग द डायमीटर अगर पूछा ना तो mr²/2 होता। i इज इक्वल्स टू, हर एक का ऐसे ही निकालना है आपको, i इज इक्वल्स टू mr²/2 आता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमको करना है क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, एरो सेलेक्ट एंड देन हाँ, ये देखो ये इसका एक डिस्क का है, डिस्क का क्या है, डिस्क का mr²/2 रहता। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज इक्वल्स टू mr² डिवाइडेड बाई 2, और सिलेंडर का
सिलेंडर का कैसा रहता मालूम, रिंग के जैसा रहता। अगर सॉलिड सिलेंडर रहा तो डिस्क के जैसा रहता, और हॉलो सिलेंडर रहा तो रिंग के जैसा रहता। जैसे कि रिंग का mr² है, तो अगर हॉलो रहा तो इसका भी mr² ही रहता। ठीक, अगर इसका छोटा सा पीस हम कट कर दिए उसका भी mr²/2 रहता, और ये सिलेंडर का भी अगर हम पीस कर दिए तो उसका भी mr² ही रहता। ठीक, और ये देखो सॉलिड सिलेंडर है किसके जैसा रहता है, ये डिस्क के जैसा रहता। अगर हॉलो सिलेंडर है तो वो किसके जैसा रहता, रिंग के जैसा रहता। रिंग का जैसा हमारे मालूम है, रिंग का mr² है और डिस्क का mr²/2 है, तो रिंग और डिस्क के जैसा ही रहता। ये है सॉलिड सिलेंडर। ठीक, नेक्स्ट है ये देखो रॉड का मास अगर m है और उसका लेंथ l है, तो इसके दो एक्सिस से पूछता। एक वाला एक्सिस कॉर्नर से आता, ये कॉर्नर से, और दूसरा वाला एक्सिस बिल्कुल इसके बीचों बीच से जाता, परपेंडिकुलर इसके। ठीक, ये एक्सिस से कितना होता, ml²/3 होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, और इस रॉड का इससे ml²/12 होता है। ये दो भी याद रखना है, ml²/3 प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है ये वाला भी। ठीक, नेक्स्ट हमारे को करना है इसको, अगर ये क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, एरो मार्क, सेलेक्ट। चलिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशन का जो डायरेक्ट फार्मूला हमारा फर्स्ट फार्मूला मालूम है, सभी को मालूम है। 4 जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और यहाँ पे एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेता है और दोनों के बीच में का डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो लास्ट टाइम एक बार क्या हुआ था मालूम है, डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया था किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना उसका। जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला k/g का डायमेंशन बोला, ये g/k का डायमेंशन बोला। तो इसके लिए क्या करना मालूम है, g के लिए भी हम उसी तरीके से सॉल्व करना। g के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, g = fr²/m²। जैसे k के लिए सॉल्व कर रहे हैं, k = fr²/q², वैसे ही। ठीक, तो डायमेंशन कौन सा ही पूछेंगे, फॉर्मूला पहले ये करना, फिर उसके बाद उसका वैल्यूज पुट करना, जिसका जो डायमेंशन है वो इनका। ठीक, डायमेंशन का डेफिनेटली क्वेश्चन आता। नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक क्वेश्चन आप समझ लो इधर से आ गया, एक क्वेश्चन कंपलसरी डेफिनेटली यहाँ से आ गया समझना। तो देखो नंबर 1 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है ना, वो है gm/r का स्क्वायर। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला है g का, लेकिन यहाँ से नहीं आता। ये बोलता कि अगर हाइट थोड़ा बड़ा रहा तो क्या होता, ये तो जनरल है, सरफेस ऑफ दी अर्थ पे है। अगर हाइट पे रहा तो क्या होता, gm/r+h का होल स्क्वायर। ये हाइट के ऊपर हो गया। अब हाइट अगर थोड़ी सी छोटी हो, नेग्लिजिबल हाइट हो, यानी कि हाइट 400-500 किलोमीटर हो, तो क्या करते हैं, ये g एट हाइट का फॉर्मूला करते हैं g0 × 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला ले लेते हैं हम g एट हाइट। ठीक, और डेप्थ पे क्या लेते हैं, g एट डेप्थ वो है g0, ये सरफेस वाला, 1 - d/r लेते हैं। ये तीनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले का क्वेश्चन डेफिनेटली आता। अगर हाइट जो है ना रेडियस के इक्विवेलेंट हो या रेडियस से बड़ी हो तो ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। अगर हाइट थोड़ी बहुत छोटी है जैसे कि 300-400 किलोमीटर, तो ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। ठीक, डेप्थ के लिए तो ये एक ही फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। ये दोनों में से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ जाता। देखो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, वो है √gm/r, ये जनरल। हाइट के ऊपर क्या आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो है √gm/r+h। ठीक, और एस्केप वेलोसिटी क्या है, वो है इसी के अंदर आप 2 लगा दो तो एस्केप वेलोसिटी बन गई √2gm/r, और हाइट पे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2gm/r+h। ठीक, और इसके बीच में क्या ये है रिलेशनशिप, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाता। ठीक, ये है सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना ये टॉपिक से ग्रेविटेशन से वो यही है। नेक्स्ट हमारे को करना है क्या, क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, एरो मार्क सेलेक्ट, एंड देन ये वाला। हाँ, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इधर से हो सकता है कि आ जाए, बहुत कम चांसेस समझो। सेकंड लॉ देखो इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ तो कुछ भी नहीं है, सन एज वन फोकस से सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते मुल्क है। सेकंड वाला जो है सुना, सेकंड लॉ ऑफ एरिया से देखो, लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता कि स्वीप्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल एरियाज। तो देखो अगर ये ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पे सन है, तो ये हो जाता पेरिजी और ये एपोजी होता, या फिर पेरिहीलियन और एपिहीलियन भी बोलते हैं इसको। तो करीब में वेलोसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट और फाइनल में वेलोसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम रहता। ठीक, तो इसका मतलब r1
V1 इज इक्वल्स टू R2 V2। अगर इसको हम R मिनिमम बोलें और इसको R मैक्सिमम बोलें, ठीक, तो यहाँ पे R मिनिमम इंटू V मिनिमम, V पास वाली वेलोसिटी, V मिनिमम नहीं, पास वाली वेलोसिटी, पास वाली वेलोसिटी, V इज इक्वल्स टू ये V1, यहाँ पे V1 समझेंगे, तो R मैक्सिमम इंटू ये V2, ये दोनों बराबर रहते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहता है, L/2m कांस्टेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड लॉ, तो T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टाइम्स का स्क्वायर जो है इसमें ना मीन डिस्टेंस के क्यूब के बराबर रहता है, मीन डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। ये मीन डिस्टेंस हो गया, इसका मीन डिस्टेंस कैसा आता है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करें तो मीन डिस्टेंस आया था। जैसे कि होना तो इसका बीच में चाहिए, तो इसका आर मीन कितना आता, आर मीन आता आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाई 2 का होल स्क्वायर। तो खैर ये क्यूब है आर क्यूब, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर मीन का क्यूब है। ये थर्ड इसका ये लॉ है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, सॉरी ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एरो मार्क को सिलेक्ट कर लिया मैं, हाँ सॉरी आगे चला गया क्या, हाँ नहीं बराबर ही है। पता नहीं क्या करते हैं इसको, डिलीट, हाँ चलो नेक्स्ट देखेंगे। ये फॉर्मूले से ये इससे ये चैप्टर से जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है ना, वो यहीं से क्वेश्चन आता मोस्ट प्रोबेबली, या तो हुक्स लॉ से आएगा, सॉरी किधर चले जा रहा है, या तो हुक्स लॉ से आएगा। हुक्स लॉ क्या बोलता, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस हमारे को मालूम है, स्ट्रेस क्या रहता, फोर्स बाई एरिया रहता, और स्ट्रेन क्या रहता, स्ट्रेन रहता चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका ऐसा हो गया, F बाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा L बाई एल आ गया। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिंबल है, इक्वल्स टू लगाने का रहा तो क्या होता हमारे को यहाँ पे एक यंग्स मॉड्यूलस ले लेना पड़ता, तो y डेल्टा L बाई एल। ठीक, तो यंग्स मॉड्यूलस हमारे को चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू FL डिवाइडेड बाई ए डेल्टा L, ये यंग्स मॉड्यूलस आता। यंग्स मॉड्यूलस का अगर हमारे को ये चाहिए ना, इसका डायमेंशन के क्वेश्चंस पे आते हैं, तो डायमेंशन प्रेशर के जैसा ही रहता है इसका यंग्स मॉड्यूलस का। क्यों, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस रहता है, ये वाला जो है ना ये डायमेंशन लेस रहता है, तो ये यंग्स मॉड्यूलस का फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है इसके जैसा। ठीक, और एक देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया शायद, तो यहाँ पे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन आता, थोड़ा बेंड होता और यहाँ पे यहाँ आता। ठीक, देखो ये वाला रीजन जो है सो ना जिसका भी ज़्यादा रहेगा तो वो मटेरियल डक्टाइल रहेगा, और ये वाला रीजन छोटा रहेगा तो वो ब्रिटल रहेगा। ये ब्रिटल और डक्टाइल का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तक ही इलास्टिक लिमिट रहती, जहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड रहता, उसके आगे हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आता है, यही वाले फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, यही वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, सेलेक्ट, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट है, देखो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता, तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 रहता। क्यों, जैसे कि यहाँ से कोई पाइप जा रहा समझेंगे, इसका यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी V1 है समझेंगे, यहाँ पे V2 है समझेंगे, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, तो एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 आता। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता, ये काइनेटिक हेड है, ये प्रेशर हेड है और ये पोटेंशियल हेड है, ये तीनों का प्रोडक्ट जो है सो ना कांस्टेंट रहता। अगर हम एक ही हाइट पे कंसिडर करेंगे, अगर एक ही हाइट हो जाए तो इसमें जिसके अंदर भी अच्छा है ना, ये वाला टर्म्स 0 हो जाता। ठीक, तो प्रेशर 1 प्लस रो V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू प्रेशर 2 प्लस रो V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इन्हें बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता, ये प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट रहते हैं बोल के बोलता बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट सरफेस टेंशन से बहुत पॉपुलर ये है, सरफेस टेंशन से
क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, सरफेस टेंशन क्या रहता, फोर्स अपॉन लेंथ। ये सरफेस टेंशन टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरफेस टेंशन क्या रहता, फोर्स अपॉन लेंथ। इसको अगर ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो क्या हो जाता, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता, वर्क अपॉन लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाता, एरिया। ठीक, तो अब ये जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई ए आ गया, तो वर्क डन क्या हो जाता मालूम है, T इंटू डेल्टा ए, के मतलब चेंज इन एरिया। ठीक, और यहाँ पे देखो वर्क डन लिक्विड ड्रॉप के लिए क्या होता, एरिया जो चेंज इन एरिया है ना, वो लिक्विड अगर ड्रॉप रहा ना तो खाली एक ही सरफेस रहता, उसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो W इज इक्वल्स टू T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रहता। अगर 100 बबल रहा तो इसके 2 एरियाज रहते हैं, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 इंटू आता, तो W इज इक्वल्स टू 2T इंटू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर सोप बबल रहा तो उसके 2 सरफेसेस रहते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाता, T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक, T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, ये वाला उसका ये रहता। ठीक, ये मैं बस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वही सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज देखो इतने में से मैं जितना ही बता रहा हूँ ना, होपफुली आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट ही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, सेलेक्ट। हाँ, नेक्स्ट देखो एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर से क्वेश्चंस हो सकता है कि आते हैं, अभी तक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आए। एक्सेस प्रेशर क्या रहता है, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर को हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। जब कभी भी बबल फॉर्मेशन या ये फॉर्मेशन होता ना, ड्रॉप फॉर्मेशन, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर रहता, किधर रहता, कॉनकेव साइड पे ज़्यादा प्रेशर रहता। देखो लिक्विड ड्रॉप रहा तो एक्सेस प्रेशर क्या रहता, 2T/R। 2T क्या है यहाँ पे, यही सरफेस टेंशन है, और R क्या है, उसका रेडियस है। किसके अंदर, लिक्विड ड्रॉप में। ड्रॉप मतलब पूरा ये फिल्ड रहता। ठीक, और अगर बबल है तो अंदर खाली रहता, तो उसके लिए एक्सेस प्रेशर कितना रहता, P एक्सेस इज इक्वल्स टू 4T/R। यहाँ पे देखो P एक्सेस मतलब P इन माइनस P आउट इज इक्वल्स टू 4T/R हो गया। आउट में हमारे को मालूम है प्रेशर कितना रहता, बोल के आउट में कितना रहता, 10⁵ रहता पास्कल, तो वो ही इसको आपको ऐड कर देना पड़ता, 4T/R प्लस 10⁵ पास्कल। ठीक, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता 1 atm वही। ठीक, नेक्स्ट है विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक ऐसा प्रोपोर्शनल है विस्कस फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। यहाँ से देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको डायमेंशन अगर पूछा तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV। ठीक, तो ये ईटा की अगर निकालना है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ईटा इज इक्वल्स टू F/RV से आप इसका ये निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी देखो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, 2/9 R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, उसका रेडियस है, फिर रो माइनस सिग्मा इंटू G डिवाइडेड बाई ईटा। ये रो और सिग्मा क्या है, देखो ये रो जो है सोना, ये लिक्विड का ये है, और ये सिग्मा इसका ये है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एक बॉल रिलीज कर रहे हैं। ठीक, एक बॉल रिलीज कर रहे हैं जिसका जो डेंसिटी है ना, इसका सिग्मा है, और ये लिक्विड की डेंसिटी रो है समझेंगे, तो ये रो माइनस सिग्मा है। इन दोनों में से कौन सी भी एक ज़्यादा रही, डेफिनेटली देखो अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो रहा, सिग्मा ग्रेटर देन रो रहा तो ये नीचे जाता और टर्मिनल वेलोसिटी पॉसिबल है। अगर ये सिग्मा लेस देन रो रहा तो ये नीचे नहीं जाता, ऊपर फ्लोट ही करता। तो इसमें से हमेशा याद रखना है, बड़ी वैल्यू लेना है हमारे को। ठीक, इस केस में क्या है, ये रो है और ये सिग्मा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर। R क्या है यहाँ पे, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, सेलेक्ट एरो मार्क। नेक्स्ट है हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बॉयल्स लॉ हमारे मालूम है। बॉयल्स लॉ क्या है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता और जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहता। ठीक, PV इज इक्वल्स टू nRT रहा ना, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो जो प्रेशर है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1। ठीक, यही क्या है, बॉयल्स लॉ है। सिमिलरली चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये वाला प्रेशर कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसको हम बोल सकते हैं V1/V2 इज इक्वल्स टू T1/T2। ठीक, सिमिलरली गेल-लुसाक्स लॉ में क्या रहता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, तो PV इज इक्वल्स टू nRT में V कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तो यहाँ पे P1/P2 इज इक्वल्स टू T1/T2।
ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हर बार जो है सुना आपको VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो VRMS होंगे चाहे V एवरेज होंगे चाहे V मोस्ट प्रोबेबल होंगे, सारे के सारे 2 बार क्वेश्चन आए इसके। उसके कौन से इसमें क्वेश्चन आया, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड कर रहा है, ये √T पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, मतलब VRMS इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है। इससे क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो VRMS यहाँ पे 3 का फैक्टर आता है, यहाँ पे 8/π का फैक्टर आता और यहाँ पे 2 का फैक्टर आता। और यहाँ पे अगर हमको पर मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता, और मास देख रहे हैं तो यहाँ पे R आ जाता। ठीक, यहाँ पे R आ जाता, ये K की जगह पे R आता और M की जगह पे कैपिटल M आता। और यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं डेंसिटी बाई प्रेशर भी ले सकते हैं, डेंसिटी बाई प्रेशर भी ले सकते हैं चेंज करके। ठीक, यही इसी से क्वेश्चन आ रहा है। देखो RMS में 3 का फैक्टर, एवरेज में 8/π का फैक्टर और मोस्ट प्रोबेबल में 2 का फैक्टर। 3 इससे कम ये और ये 2। तो सबसे मैक्सिमम कौन सी होती है, VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। ठीक, और एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आता है। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे जो है सुना n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे जिसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना वो मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, आगे आगे मूव होते जाता। नेक्स्ट देखेंगे क्लियर ऑल स्ट्रोक्स, सॉरी नेक्स्ट फिर से प्रॉब्लम आ गया, ये सेलेक्ट इसको डिलीट, हाँ ये वाला है। फिर देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का आ गया क्या, नहीं इसी के अंदर है। तो गैमा का देखो, गैमा क्या रहता, CP/CV रहता, गैमा इज इक्वल्स टू CP/CV। ठीक, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उससे क्या आ जाता, गैमा आ जाता। गैमा क्या रहता, एडियाबैटिक इंडेक्स रहता, एडियाबैटिक इंडेक्स रहता, ये गैस टू गैस चेंज होता। देखो अगर किसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है ना तो आसानी से आप गैमा निकाल सकते हैं। गैमा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशनशिप क्या रहता, 1+2/f रहता। डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम रहते ही आप गैमा निकाल सकते हैं। और CP-CV R होता, ये भी हमारे को मालूम है, CP-CV है R। नेक्स्ट देखेंगे हाँ यस, थर्मोडायनेमिक्स में देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जो हीट सप्लाई, सॉरी ये बार बार का एक इश्यू हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा इस वजह से। हाँ तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जो हीट सप्लाइड है वो 2 चीज़ों में जाती है, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है या तो वर्क डन होता। ठीक, ये दोनों होते हैं। ठीक, ये डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा U का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, प्लस वर्क डन W। ठीक, देखो वर्क डन का फॉर्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। ये वेरी इंपॉर्टेंट है वर्क डन का फॉर्मूला। ये PV ग्राफ में वर्क डन निकालते हैं। फिर देखो मेन आपको ग्राफ आ जाना, PV का ग्राफ आइसोथर्मल के लिए क्या आता, एडियाबैटिक के लिए क्या आता, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। आइसोबारिक और इसमें कोई चेंज नहीं रहता। ठीक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक में कोई चेंज नहीं रहता, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम है, ये प्रेशर और वॉल्यूम है, ये प्रेशर और वॉल्यूम है, और प्रेशर और वॉल्यूम, समझो प्रेशर और वॉल्यूम। आइसोबारिक में क्या रहता मालूम है, प्रेशर कांस्टेंट रहता तो ग्राफ ऐसा आता। आइसोकोरिक में क्या रहता, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, ऐसा आता ग्राफ। अब रहा एडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में कैसा आता, वो ये ऐसा कर्व आता, इसका भी ऐसा कर्व आता। इन दोनों में क्या है मालूम है, ये वाला ज़्यादा गिरता एडियाबैटिक वाला, ये वाला कम गिरता। अगर दोनों एक साथ दे दिए तो जो ऊपर रहता वो आइसोथर्मल वाला रहता और नीचे एडियाबैटिक वाला रहता। ठीक, और जो एरिया अंडर एनी कर्व, जैसे कि ये एरिया अंडर एनी कर्व, ऐसा कुछ एरिया आ गया, इसका एरिया ही हमारे को वर्क डन बताता है। ये एरिया अंडर कर्व ऑफ ए PV ग्राफ, ऑफ ए
PV ग्राफ of a PV graph gives work done, gives work done. ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ये है फिर क्लियर ऑल स्ट्रोक्स हो गया। नेक्स्ट ये एरो मार्क सिलेक्ट। हाँ, इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखो, इसके अंदर ये वाला है जो हीट सप्लाइड है ना, वो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर है। क्या है, जो हीट सप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और जो हीट सप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। तो हमारे को दोनों को इक्वल करना रहा, तो यहाँ पे हम एक ये ले लेते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, हीट सप्लाइड है। ठीक, उसी तरीके से ये हीट सप्लाइड जो है इसमें ना के ए T1 माइनस T2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स आता है, यही हीट सप्लाइड। इसके अंदर जो ये है ना, के क्या रहता, थर्मल कंडक्टिविटी रहता, और ये एरिया रहता, और ये लेंथ रहता, और ये टाइम रहता। ठीक, तो इसका मतलब जो हीट सप्लाइड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और हीट सप्लाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे ये करंट का है, एक हीट करंट के लिए बोलते हैं। हीट करंट क्या रहता, dQ/dt रहता, dQ/dt रहता, ये हीट करंट। तो इसको अगर हम dt से डिवाइड कर दिया तो ये t से t चला जाता और बच जाता KA डेल्टा T बाई ये x क्या हो जाता, लेंथ हो जाता बस। ठीक, ये हीट करंट बोलते हैं। इसी फॉर्मूले से आना चाहिए। पिछले बारी तो ये वाला और 1-2-3 टॉपिक तो भूल ही गए नीट वाले, उसके ऊपर से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे। सॉरी, फिर एक बार ये इशू हो गया। हाँ, ये देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम से क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। एसएचएम बेसिक एसएचएम का इक्वेशन क्या है, जो बेसिक फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू माइनस KX। ये क्या रहता, फोर्स कांस्टेंट रहता, डिपेंड करता इसका। कभी कभी फोर्स कांस्टेंट का अगर आपको डायमेंशन पूछे या यूनिट पूछे तो फोर्स बाई एक्स रहता, देखो। ठीक, न्यूटन पर मीटर आता है इसका। फिर देखो एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या रहता, S इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इनिशियल अगर रहा तो ओमेगा टी प्लस फाई, अदरवाइज ओमेगा टी देते हैं। ठीक, ये रहता फेज, और ये रहता इनिशियल फेज। ये फाई इनिशियल फेज रहता है, ये टोटल फेज रहता। ठीक, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t भी बोलते हैं उसको, या ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf भी रहता। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे टाइम पीरियड, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट m मास का बंधे हुआ है और उसको एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, देखो 2π√m/k। इसका फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर लो, उल्टा करे तो क्या हो जाता मालूम है, 1/t करे तो 1/2π√k/m हो जाता। ठीक, फ्रीक्वेंसी 1/t करे तो 1/2π इंटू √k/m, उल्टा कर लेना है सब। ठीक, नेक्स्ट देखो स्पीड का, इसका इक्वेशन क्या है, स्पीड का इक्वेशन ये है। स्पीड का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू √a² माइनस x²। किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड कब रहती है इसकी, एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड बिल्कुल बीचों बीच में रहती है, इसके मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड रहती। तो x इज इक्वल्स टू 0 समझ लो, तो इसकी v मैक्स कितनी होती, v मैक्स होती, ये स्क्वायर रूट चले जाता ओमेगा इंटू a, इसकी मैक्सिमम स्पीड होती। उसी तरीके से जो इसका a मैक्स होता, a मैक्स एक्सेलरेशन मैक्स कहाँ पे होता, ये होता माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मैक्स होता है इसका। ठीक, ये हो गया। फिर अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे को चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। v की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए तो हमारे को काइनेटिक एनर्जी निकल के आती। क्या आती काइनेटिक एनर्जी, अगर इसका स्क्वायर कट गया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू a² माइनस x²। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक, फिर देखो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की रहती वही रहती पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ kx², ये पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ना कांस्टेंट होता है, ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कांस्टेंट होता, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। किसी भी इसके अंदर एसएचएम में तो कांस्टेंट रहता है, इसके क्वेश्चन से पूछते हैं। देखो
यस, नेक्स्ट है जनरल वेव्स के क्वेश्चन जो है सुना, ये वाला टॉपिक का शायद भूल गए थे लास्ट टाइम नीट वाले। तो देखो ये वेव्स के क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं आया था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता। वेलोसिटी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v = √T/μ। इसमें T क्या है, टेंशन है, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ये है मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ है समझो। तो हो सकता है कि यहाँ से ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। सॉरी, फिर से वही इश्यू हो गया। हाँ, ये वाला है, देखो ये वाला जो है सोना आपका, ये वाला क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के जैसा है समझो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और ये है ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसका देखो, एक वेव का, एक कोई वेव है ना, ये यहाँ से इसका टोटल ये रहता, टोटल लैम्बडा कहाँ से कहाँ तक रहता है, यहाँ से यहाँ तक रहता। ठीक, अगर आधा रहा तो क्या होता, ये L = λ/2 रहता, आधा रहा। तो यहाँ आधा दिख रहा क्या, S, यहाँ आधा दिख रहा। ठीक, L = λ/2 है, L = λ/2। तो इसका F क्या हो जाता, F = हो जाता, ये जो लेंथ है ना 1/2L × V समझो, V/2L होता, V/2L। तो ये V इससे पहले देखे थे, V क्या था, T/μ था, √T/μ वही है समझो। तो ये F फंडामेंटल क्या है, V/2L है। ठीक, उसके बाद सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या है मालूम है, ये L = इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2, तो 2 से 2 चला जाता, यहाँ पे लैम्बडा सिर्फ लैम्बडा आता है, 2 से 2 चला गया, नेक्स्ट लैम्बडा आ जाता है। तो देखो 2 λ/2, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो V/L हो गया। F2 क्या हो गया, V/L हो गया, F2 = V/L। सिमिलरली L कितना हो गया, थर्ड हार्मोनिक का या फिर सेकंड ओवरटोन। देखो फंडामेंटल के बाद क्या आता, फंडामेंटल के बाद ये, तो फंडामेंटल को ही हम फर्स्ट हार्मोनिक बोल रहे हैं और इसको सेकंड हार्मोनिक, लेकिन इसको फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या रहता, जनरल फार्मूला लेंथ का n λ/2 रहता, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या रहता, n/2L × V रहता। ठीक, V की जगह पे √T/μ कर रहा। अब ये अगर ओपन रहा तो क्या रहता, देखो ओपन रहा तो यहीं तक ही रहता, इसमें λ/4 रहता, ओपन रहा। ठीक, तो यहाँ पे L क्या है, λ/4, तो F1 = 1/4 λ √T। तो इसका जो F1 का फॉर्मूला है, F1 = 1/4 λ, V/4 λ है समझो। ठीक, अब n की जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और उसके बाद 5 और ऐसा रखते जाते हैं, 3, 5, 7 रखते जाते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या है इसका, जनरल फार्मूला है इसका, जनरल फार्मूला इसका F क्या है, F जनरल 2n+1 से ले रहे हैं, तो 2n+1 / 4L × V है। ठीक, यहाँ पे n क्या रहता, n = 1, 2, 3, 4 रहता। तो जनरली आना क्या है यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, और 7, 9 एंड सो ऑन, इसी से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो क्लियर ऑल स्ट्रोक्स करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से सेकंड ईयर का स्टार्ट हो गया, तो इसको स्टार्ट करेंगे।